तो हेलो बडीज़, सबसे पहले आप सभी लोगों को नमस्कार। और आज मैंने आपसे कमिटमेंट किया था, पहले भी कमिटमेंट किया था कि हम लोग क्लासेस आपको अपडेट करते रहेंगे, डालते रहेंगे। 2-3 दिन कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, इसलिए क्लासेस नहीं आ पाई, लेकिन अब आपको रेगुलर क्लासेस मिलती रहेंगी। हम लोग अभी पॉलिटी की क्लासेस रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन जल्द ही आपके सामने हिंदी की भी क्लासेस होंगी और रीजनिंग की भी क्लासेस होंगी। पॉलिटी में लास्ट टाइम मैंने आपसे सिलेबस डिस्कस किया था, और सिलेबस में जो हमारा पहला चैप्टर था वो था भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास। यानी मेरे कहने का मतलब ये बच्चों कि जो हमारा संविधान है, जो हम लोग संविधान पढ़ने जा रहे हैं, वो संविधान बना कैसे, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, वो कब लिखा गया, किसने लिखा, इन सब बातों को हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। क्योंकि आपको पॉलिटी में संविधान ही पढ़ना है, तो संविधान बना कैसे, कहाँ से आया, कितने देशों से लिया गया और क्या क्या चीज़ें उसमें रिलेवेंट हमने कहाँ कहाँ से लेके जोड़ा, इन सब बातों को जानना जरूरी है। तो चलिए एक बार हम देखते हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास। टॉपिक का नाम है बेटा भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास। बच्चों यहाँ जो 2-3 बातें हैं ध्यान देने वाली, वो बातें क्या क्या हैं। जैसे एक तो पहला शब्द है भारतीय। अच्छा, इसको इंग्लिश में कहते हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब हुआ भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास। यहां जो 2-3 बातें समझनी है, तो उसमें पहली बात तो भारतीय का मतलब है इंडियन, हम लोगों का। संविधान को मैंने आपको बताया था पहली बार कि संविधान क्या है बेटा। तो संविधान क्या है, सम और विधान। इसका मतलब यह है कि जो हमारे देश को चलाने के लिए जो कानून है, वो कानून जिस किताब में लिखा गया है, उस किताब को हम लोग कहते हैं संविधान। तो जो भारत का संविधान है, भारत को चलाने के लिए जो नियम कानून है, जिस किताब में लिखा गया है, उसका ऐतिहासिक विकास। ऐतिहासिक विकास का मतलब होता है कि वो किताब कैसे बनी। क्या एक ही दिन में कुछ लोगों ने लिख दिया उसको, या क्या एक ही व्यक्ति ने काफी दिनों में लिखा उसको। मुद्दा यह है कि जो हमारा संविधान बना, वो संविधान बना कैसे, किसने बनाया। देखो, भारतीय संविधान जो है बेटा, वो किसी एक व्यक्ति ने नहीं बनाया है, बल्कि भारतीय संविधान सभा ने बनाया है। ये संविधान सभा का मतलब है कि एक से ज्यादा लोग, संविधान सभा जो है एक से ज्यादा लोग। जब भारतीय संविधान का गठन हुआ, जैसे जब हम लोग अभी इतिहास को पढ़ेंगे इसके, तो हम लोग बहुत सारे एक्ट को पढ़ेंगे कि सारे एक्ट कौन कौन से थे। लेकिन अभी एक बात आप जानो कि 1946 में, 1946 में एक आयोग गठित हुआ था जिसका नाम था कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन जो है ब्रिटेन से भारत आया, और उस कैबिनेट मिशन ने भारत में संविधान सभा का गठन किया। संविधान सभा का गठन किया, इसका मतलब यह है कि कैबिनेट मिशन ने उन लोगों की टीम गठित की जो संविधान को लिखेंगे। ये जो सभा थी हमारी संविधान सभा, इसके लोग कहां से आए, कौन थे लोग जो संविधान को लिखने जा रहे थे। तो बेटा, जब संविधान सभा का गठन हुआ, तो कैबिनेट मिशन ने 389 सदस्यों को उन्होंने संविधान सभा में जोड़ा, या 389 सदस्यों की एक समिति बनाई जिसको संविधान सभा कहते हैं। लेकिन बाद में मुस्लिम लीग का बंटवारा हुआ, और भारतीय संविधान सभा में केवल जो है 208 कांग्रेस के सदस्य रह गए थे। और अंततः जो है देश के बंटवारे से पहले, यानी कि 1947 से पहले, भारतीय संविधान सभा में 296 सदस्य थे। लेकिन जब हमारे देश का बंटवारा हो गया और जब देश बट गया, तो उसके बाद से संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया, और 299 सदस्यों ने संविधान सभा को आकार दिया, या 299 सदस्यों ने संविधान सभा को बनाया। ये संविधान सभा कहां से आई? तो ये संविधान सभा जो है, ये कैबिनेट मिशन ने गठित की थी। और ये संविधान सभा के जो सदस्य थे, अभी मैंने आपसे बोला कि जो 296 सदस्य थे, ये सदस्य जो है भारत 208 कांग्रेस के सदस्य थे। तो ये जो सदस्य थे बेटा, ये भारत की जो रियासतें थीं, जो रजवाड़े थे, उनकी जो विधानसभाएं थी, उन विधानसभाओं से चुन करके आए थे।
भारत की जो रियासतें थीं, जो रजवाड़े थे, उन रियासतों रजवाड़ों से ये लोग चुन करके आए थे और 10 लाख की आबादी पर एक व्यक्ति का चुनाव हुआ था। यानी कि संविधान सभा का जो एक सदस्य था वो 10 लाख की आबादी पर चुन करके आया था। तो जो हमारी संविधान सभा है, जो हमारी संविधान सभा है, वो संविधान सभा किससे गठित हुई है? जो रजवाड़े थे, रियासतें थी, उनकी जो विधानसभाएं थीं, उन विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा, और 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य का चुनाव हुआ है। इस तरीके से आप देखेंगे तो 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा का गठन हुआ, लेकिन जो इसकी बैठक हुई थी, वो बैठक हुई थी, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ये जो बैठक हुई थी, इस बैठक में आपको पता है कि जो दिल्ली का जो केंद्रीय सभा था, वो वहाँ पर पहली बैठक हुई थी, दिल्ली में केंद्रीय सभा में। तो वहाँ पर पहली बैठक हुई थी और इस बैठक में जो सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा, ये जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा साहब थे, इनको संविधान सभा ने अस्थायी अध्यक्ष चुना। अस्थायी यानी कि इर्रेगुलर प्रेसिडेंट थे, ये हेड थे, और इन्होंने जो है ये अस्थायी रूप से चुने गए और इन्होंने संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता की। फिर संविधान सभा का चुनाव किया गया और संविधान सभा का जब चुनाव, संविधान सभा ने आपस में से ही अब अध्यक्ष का चुनाव किया मत डाल करके। तो उसमें जो है ये 11 दिसंबर को फिर से बैठक हुई 1946 को, और इस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया और वही संविधान सभा के जो है अध्यक्ष बने रहे। इसी दिन BN राव को संवैधानिक सलाहकार चुना गया। यानी कि 11 दिसंबर 1946 को, बच्चों आज से कितने साल पहले की बात है ये? तो देखो आज 2022 चल रहा है, तो 22 साल तो ये हो गए, 50 साल और पीछे आ जाइए तो 1950 तक पहुंच जाएंगे आप, और 1950 से भी 4 साल पहले, तो 50 वो 4 54 और 22 ये, तो ये हो गया 76 साल पहले। ये आज से 76 साल पहले की बात है, 76 ईयर बिफोर की बात है ये। 1946 में 11 दिसंबर को संविधान सभा की बैठक हुई और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। ये स्थायी अध्यक्ष बने। इसके बाद से 11 दिसंबर को ही BN राव को संवैधानिक, जो हमारी संविधान सभा है उसका संवैधानिक सलाहकार चुना गया, BN राव साहब को। तो इसके बाद जो है फिर 13 दिसंबर को बैठक हुई और 13 दिसंबर 1946 को ही बैठक हुई, और इस बैठक में जो जवाहरलाल नेहरू साहब हैं, जो पंडित आप लिख सकते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब, तो इन्होंने जो है संविधान सभा के समक्ष एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा। उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब क्या है, ये बाद में हमारी उद्देशिका का आधार बनता है, लेकिन मुद्दा ये है कि उद्देश्य प्रस्ताव है क्या। तो उद्देश्य प्रस्ताव ये है कि भाई जो 296 लोग आए हुए हैं संविधान को लिखने के लिए, वो किस तरह का संविधान लिखेंगे, उनका नजरिया क्या होना चाहिए। भाई देखो उस समय जो है 1946 में देश में जातिवाद था अपने चरम पे, देश में कई धर्म को मानने वाले लोग थे, देश में गोरे लोग थे, काले लोग थे, छोटे लोग थे, लंबे लोग थे, कोई आप तमिल है, कोई कन्नड़ है, कोई तेलुगु है, अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले लोग थे। या अगर आप साउथ इंडिया में देखो, नॉर्थ इंडिया में देखो, तो वहाँ पे कुछ लोग जो है वो आप देखेंगे तो ये जो नॉर्थ इंडियन लोग हैं, जिनकी जो मणिपुरी बोलते हैं और जो नागा बोलते हैं, तो ये जो लोग हैं वो उनका कल्चर, उनकी संस्कृति, रूप रंग, वेशभूषा सब हमसे डिफरेंट था, अलग था। भारत जो है अपने आप में एक बहुत विविध देश है। भारत में आपको पता होगा कि 6000 बोलियां हैं, डायलेक्ट्स बोलते हैं इनको, और 22 भाषाएं हैं। 6000 बोलियां हैं, 22 भाषाएं हैं। यहाँ पर आपको पता है कि 28 राज्य हैं, 8 संघ राज क्षेत्र हैं। यहाँ पर 6 अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, एक मेजोरिटी में हिंदू हैं। यहाँ पर गोरे हैं, काले हैं, लंबे हैं, छोटे हैं, कहीं मौसम गर्म है, कहीं ठंडा है। तो इतनी डाइवर्सिटी है हमारे देश में, इतनी विविधता है कि
एक ऐसा संविधान बनाना बहुत मुश्किल काम था कि जो सबको साथ लेकर के चले, जो सबको साथ लेकर के चले। एक ऐसा कानून कि जो सभी लोगों को संतुष्ट करता हो। सोचिए कितना मुश्किल काम होगा उस टाइम ये बनाना, जो सभी लोगों को संतुष्ट करता हो। यहीं पर देखिए कई राष्ट्र ऐसे हैं जिनके यहाँ की संविधान बार बार चेंज हुआ है, बदला है संविधान बार बार, लेकिन भारत का संविधान आज तक जो है वो चल रहा है। तो कुछ तो बात होगी। बात यह है कि भारतीय संविधान ने सभी के हितों का ध्यान रखा है। आप अगर एसएससी का फॉर्म भरने जा रहे हैं तो वो जो एसएससी पे अब तो ऑनलाइन हो गया है, मान लीजिए ऑफलाइन होता तो वो मैडम जो बैठी हैं काउंटर पे आपसे फॉर्म ले रही हैं, वो गोरा काला देख के फॉर्म नहीं लेंगे कि तू गोरा है तो तू फॉर्म जमा कर दे, तू काला तू फॉर्म नहीं जमा करेगा, या हिंदू जमा कर दे मुसलमान जमा नहीं करेगा। वहाँ इक्वलिटी है, आप गोरे हो तो भी भर सकते हो, काले हो तो भी भर सकते हो, हिंदू हो तो ही फॉर्म भरो, मुस्लिम हो तो ही फॉर्म भरो। तो ये देश का कानून ऐसा है कि यहाँ पर रंग रूप नस्ल भेदभाव जाति लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। ये देश का कानून ऐसा है। अगर इस देश के कानून में अगर भेदभाव होता, जाति के आधार पर भेदभाव होता, धर्म के आधार पर भेदभाव होता, तो आज भी हमारे देश में कई तरह के दंगे हो रहे होते, कोई संतुष्ट नहीं होता और देश अभी तक हमारा कई बार टूट चुका होता। लेकिन जिन लोगों ने संविधान लिखा उन लोगों ने इस बात का ध्यान रखा कि कानून ऐसा होना चाहिए जो सभी लोगों के हितों का ध्यान रखता हो। अगर कोई व्यक्ति एससी है, कोई व्यक्ति एसटी है, कोई व्यक्ति ओबीसी है, तो सबकी जरूरतों का ध्यान रखा गया संविधान में। सबको कानून के बराबर नजर से देखा गया है। अब व्यवहारिक रूप से बातें कुछ और हैं तो एक अलग नजरिया हो सकता है, लेकिन अगर हम संविधान की बात करें तो संविधान में साफ कहा गया है कि हमारे धर्म में, हमारे देश में किसी तरह का कोई भेदभाव किसी व्यक्ति के साथ नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 14 से लेकर के और आर्टिकल 18 तक इसी बात का प्रावधान है। समानता के अधिकार की बात करता है हमारा देश, हमारा संविधान। तो जरा सोचिए कि जब संविधान लिखा गया वो 296 लोग आए थे, तो कितना मुश्किल रहा होगा उन लोगों के लिए बनाना कानून। भैया यहां तो समस्या यह है, जरा विचार करिए कि एक परिवार में 2 भाई होते हैं, उनके बीच नहीं पटती है, संघर्ष हो जाता है, मकानें बढ़ जाती हैं, दीवार पड़ जाता है, चप्पलें बढ़ जाती हैं, बर्तन बढ़ जाता है। लेकिन सोचिए कितना मुश्किल काम था इस देश को लेकर के चलना, सबको साथ लेकर के चलना, कितना मुश्किल काम था। एक मां की 2 संतानों के बीच नहीं पड़ता, बंटवारा हो जाता है। लेकिन इस देश में जरा सोचिए कि 140 करोड़ जनता को साथ लेकर के चल रहा है हमारा संविधान वर्तमान में, और तत्कालीन समय में आबादी लगभग 50 करोड़ के आसपास थी। तो सबको मिला करके चलना कितना मुश्किल काम था। तो संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू साहब 13 दिसंबर 1946 को आए और उन्होंने ये बताया कि जो संविधान लिखा जा रहा है, जो संविधान लिखा जाएगा, वो संविधान ऐसा होना चाहिए जो सभी के हितों की रक्षा करता हो, जो सबको सुरक्षा प्रदान करता हो, किसी के साथ भेदभाव न करता हो। तो उन्होंने जो उस दिन स्पीच दिया, उन्होंने जो भाषण दिया, उसको हमने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से हम जानते हैं। बाद में जो इनका उद्देश्य प्रस्ताव है, यही बाद में चल करके और प्रियम्बल को बनने में बहुत सहायता प्रदान करता है। हम लोग कह सकते हैं कि प्रियम्बल का जो सोर्स है, जो प्रस्तावना का सोर्स है, वो अमेरिका का संविधान है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने भाषा ली है, लेकिन उस प्रियम्बल में, उस प्रस्तावना में कहीं न कहीं जवाहरलाल नेहरू के जो स्पीच था, जो भाषण था उस दिन का उद्देश्य प्रस्ताव, उसने बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है संविधान को बनाने में। तो जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर को जो स्पीच दिया उसको हम लोग बच्चों कहते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। क्या कहते हैं इसको? उद्देश्य प्रस्ताव कहते हैं। अच्छा, 13 दिसंबर के बाद 22 जनवरी अगर हम देखें तो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने एक संकल्प पारित किया। उन्होंने ये बताया कि हम भारत के लोगों को एक संविधान देंगे। मतलब जो संविधान सभा के लोग चुन करके आए थे, उन्होंने एक संकल्प पारित किया, एक विश्वास पारित किया कि हम लोग जो है भारत के लोगों को एक संविधान देंगे। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के संविधान सभा ने एक संविधान देने का प्रस्ताव कब पारित किया? तो ये पारित किया था इन्होंने 22 जनवरी 1947 को। इसके बाद संविधान सभा की तमाम बैठकें होती रहीं। कई बैठकें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण हैं उनको हम लोग देखते हैं। जैसे 22 जुलाई को, इसके बाद जो है
इसके बीच भी कई सारी बैठकें हुई, लेकिन 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने जो हमारा झंडा है, झंडे पर अपनी सहमति दी कि हाँ हमारा झंडा इस तरह का होना चाहिए, या उसमें ये कलर होंगे, या उसमें तीलियां होंगी, या उसमें 24 तीलियां होंगी, या उसमें ब्लू कलर होगा या वाइट कलर होगा, केसरिया रंग किसका प्रतीक होगा, सफ़ेद रंग किसका प्रतीक होगा, हरा रंग किसका प्रतीक होगा, उसकी लंबाई चौड़ाई पर बात हुई कि कितना उसका आकार होना चाहिए, रेशियो क्या होना चाहिए। इन सब बातों पर संविधान सभा ने एक प्रस्ताव पारित किया 22 जुलाई 1947 को। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो 22 जुलाई के बाद जो अति महत्वपूर्ण डेट आता है वो डेट क्या है बच्चों? 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947, और इस तारीख को प्रारूप समिति का गठन किया गया। इसको इंग्लिश में फ्रेमिंग कमेटी कहते हैं। प्रारूप समिति क्या थी? प्रारूप समिति जो है, प्रारूप समिति एक कमेटी थी जिसमें कुल 7 सदस्य थे, और उसमें जो पहले सदस्य थे, जो अध्यक्ष थे उसके, वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, और उन्हीं की अध्यक्षता में 6 अन्य सदस्यों को जोड़ करके प्रारूप समिति का गठन किया गया। प्रारूप समिति ने किया क्या? प्रारूप समिति ने संविधान का स्ट्रक्चर तैयार किया, संविधान का खाका तैयार किया कि संविधान में किन किन बातों का प्रावधान होना चाहिए, और इसमें बी.एन. राव ने भी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्हीं के द्वारा बनाए गए स्ट्रक्चर को जो है इस समिति ने भी मूल्यांकन किया, और अपना भी उस पर उन्होंने दृष्टिकोण प्रस्तुत किया कि संविधान में किन किन बातों का ख्याल रखा जाना चाहिए। तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे। उनके इस कमेटी में 2 सदस्य फिर बाद में बदले भी गए। अभी आगे इसकी विस्तार से चर्चा हम करेंगे कि प्रारूप समिति ने किस तरीके से काम किया या क्या काम किया। इसमें एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनता है? एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, या क्वेश्चन बनता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को छोड़ करके प्रारूप समिति में अन्य कितने सदस्य थे, या हो सकता है कि 6 जो सदस्य हैं उसमें से किसी 3 का नाम दे दे और एक किसी बाहरी व्यक्ति का नाम दे दे, और उसमें आपसे कहे कि बताइए इसमें कौन व्यक्ति जो है वो प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। अभी इन सब की चर्चा होगी, लेकिन मैं आपको जहां से ले जाना चाहता हूं, मैं आपको जिस ट्रैक पे ले जाना चाहता हूं, तो वहां पे मैं एक्चुअली जाना चाह रहा हूं। अभी छोटी छोटी बातें आपको जस्ट एक इंट्रो की तरह बताया जा रहा है, अभी इन पर बहुत डिटेल में चर्चा होगी, अभी इसको लास्ट में हम करेंगे। लेकिन मैं आपसे जिस मुद्दे पर जाना चाहता हूं, हम लोग धीरे धीरे वहां आगे बढ़ रहे हैं। मुद्दा यह है कि 29 अगस्त 1947 के बाद इसी तरीके से संविधान सभा के मिलने का दौर जारी रहा। वो लोग आपस में मिलते रहे। कुल 11 बैठकें हुई संविधान सभा की। बच्चों कुल कितनी बैठकें हुई? 11। लेकिन 11 बैठकें कब तक हुई हैं? ये बैठकें हुई हैं 26 नवंबर 1949 तक। 26 नवंबर 1949 तक संविधान सभा की बैठकें हुई हैं। और जो संविधान सभा की बैठकें हुई हैं, इन बैठकों में 11 बैठकों में जो है हमने अपने संविधान को लगभग तैयार कर लिया था। 26 नवंबर 1949 को हमारी संविधान सभा की 11वीं बैठक हुई। 11वीं बैठक हुई, और 11 बैठकों के बाद हमने अपना संविधान जो है इस दिन तैयार कर लिया। हमने संविधान तैयार कर लिया। लेकिन आपको पता है कि 26 नवंबर 1949 को जो हमारा संविधान तैयार हो गया था, उसको हम इस दिन लागू तो किए, अपने संविधान को हम लागू किए। लेकिन 26 नवंबर 1949 को केवल 15 अनुच्छेद लागू किए गए थे। केवल 15 अनुच्छेद लागू किए गए। हमारे संविधान में कुल 395 अनुच्छेद थे। 395 अनुच्छेद हैं, लेकिन उसमें से केवल 15 अनुच्छेद को 26 जनवरी को लागू किया गया। लेकिन आपको पता है कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को पूरी तरह से लागू कर दिया गया। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को पूरी तरह से लागू कर दिया गया। अगर क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया, तो आप इसका आंसर मारोगे 26 नवंबर 1949। लेकिन अगर क्वेश्चन बनता है कि संविधान को पूर्ण रूपेण कब लागू किया गया, तो इसका आपका आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को पूरी तरीके से सभी आर्टिकल लागू कर दिए गए। अब मुद्दा ये बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि साहब जब 26 नवंबर को हमारा 26 नवंबर 1949 को हमारा जब संविधान बनके तैयार हो गया, तो हमने इस दिन पूरी तरह क्यों नहीं लागू किया?
हमने 2 महीने के बाद 26 जनवरी के तारीख को क्यों चुना संविधान को लागू करने के लिए? तो बेटा इसके लिए एक छोटा सा तर्क दिया जाता है कि 26 जनवरी 1931 में संविधान सभा ने जो है एक शपथ लिया था कि हम भारत के लोगों को एक संविधान देंगे। तो उसी डेट के सम्मान में, उसी दिन के सम्मान में जो है उसी दिन के सम्मान में इस तारीख को भारतीय संविधान को लागू किया गया। उसी दिन के सम्मान में इस तारीख को संविधान को लागू किया गया। अच्छा, आपको पता है कि मैंने भी कहा था आपसे कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा की 11वीं बैठक हुई। अच्छा, एक बात और जो समझना है इंपॉर्टेंट, वो ये है कि जो संविधान सभा थी वो काम कैसे कर रही थी। तो बच्चों, संविधान सभा में जो 299 लोग थे वो 15 अलग अलग समितियों में बटे हुए थे। समितियों का मतलब ये है कि जैसे 10 लोगों का एक ग्रुप हो गया, 10 लोगों का एक ग्रुप हो गया, 15 का एक हो गया, 8 का एक हो गया, ऐसा कोई फिक्स नंबर नहीं था। तो 15 अलग अलग ग्रुप बने थे और उन 15 अलग अलग ग्रुप के सदस्यों को अलग अलग मुद्दे दिए गए थे कि भैया आप इस मुद्दे पर कानून बनाएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंडर में एक कमिटी बनी थी जिसको बोलते थे अल्पसंख्यक मामले और मौलिक अधिकार समिति। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो मौलिक अधिकार पर और अल्पसंख्यकों के हितों पर बातचीत कर रहे थे, वो उस पर कानून बना रहे थे। या जैसे अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आज जो सुप्रीम कोर्ट के लिए कानून है देश में, उस पर एक समिति बनी थी एस वार्धाचार्यार समिति। तो एस वार्धाचार्यार समिति ने सुप्रीम कोर्ट पर बनाया कानून, न्यायालय पर बनाया कानून। इसी तरीके से आप संघ समिति देखेंगे, इसी तरीके से आप संघ राज्य समिति देखेंगे, या इसी तरह झंडा समिति देखेंगे, इसी तरह आप प्रारूप समिति देखेंगे। कई सारी समितियां थीं जो संविधान सभा में काम कर रही थी। तो 15 समितियों के माध्यम से हमारी संविधान सभा ने काम किया और वो 15 समितियां जब भी मिलती थीं तो हम उसको एक बैठक कहते थे। तो वो लोग 2 साल अगर हम बात करें, जैसे हमने आपसे कहा था कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और इसके बाद से 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा की ये दूसरी अंतिम बैठक हुई थी। तो इसके बीच में इन्होंने समय लिया था 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का। कितने दिन का? 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन, मतलब 3 साल में 12 दिन कम थे। तो जो हमारा संविधान बना है, ये संविधान कितने दिनों बना बच्चों? 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन में हमारा संविधान बनके तैयार हुआ। लेकिन जब ये तैयार हुआ था तो ये जो 15 समितियां थी वो 11 बार बैठक की थी। तो क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा की कितनी बैठकें हुई? तो बच्चों इसका आंसर होगा 11 बार। लेकिन आपको पता है कि जब 26 जनवरी 1950 को जब हमने संविधान को पूरी तरह लागू किया, तो उससे 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी और इसको बोलते हैं 12वीं बैठक। कौन सी बैठक बच्चा? 12वीं बैठक। तो संविधान सभा ने 12 बैठकें की हैं कुल, और तब जाकर के हमारे संविधान को उन्होंने बनाया। अब इस जो 12वीं बैठक हुई थी, ये बैठक महत्वपूर्ण है, कई दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। जैसे 24 जनवरी को जो बैठक हुई थी, इसमें संविधान सभा के कुल 284 सदस्य उपस्थित थे। कुल कितने उपस्थित थे बच्चों? 284 सदस्य उपस्थित थे। अब 284 सदस्यों में से आपको पता है कि 7 महिलाएं थी। कितनी थी बच्चों? 7 महिलाएं थी और इसमें एक मात्र मुस्लिम महिला थी, बेगम एजाइज। इनका नाम था बेगम एजाइज। तो ये बेगम एजाइज जो हैं एक मात्र मुस्लिम महिला थी जो संविधान सभा में शामिल थी और 7 जो महिलाएं थी उसमें वो शामिल थी। आपको पता है कि जो हमारी संविधान सभा है उसने अंतिम बैठक 24 जनवरी को की और उसके बाद से 26 जनवरी को हमने अपने संविधान को लागू कर दिया। 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र हो जाते हैं। 26 जनवरी 1950 को हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं, REEPUBLI से हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं, हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ये जो गणतंत्र दिवस है ना बच्चों, ये इसका मतलब होता क्या है? जैसे आप अधिकांश लोगों से पूछेंगे तो वो लोग बताते हैं कि गणतंत्र दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि हमने इस दिन अपने संविधान को लागू किया।
लेकिन सही मायने में गणतंत्र होता क्या है? व्हाट इज रिपब्लिक? हम गणतंत्र किसे कहते हैं? तो गणतंत्र की परिभाषा ये होती है कि वो सभी राष्ट्र जिसके अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाए, वो सभी रिपब्लिक राष्ट्र हैं, वो सभी रिपब्लिक हैं, वो सभी गणतंत्र हैं। जैसे अगर हम अपने देश की बात करें तो हमारे देश में सरकार का जो अध्यक्ष है वो तो प्रधानमंत्री होता है, लेकिन राष्ट्र का अध्यक्ष जो है वो भारत का राष्ट्रपति है। सरकार का अध्यक्ष प्रधानमंत्री है, लेकिन राष्ट्र का अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति है। आप यही चीज अगर देखेंगे तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है और वो चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष का मतलब यह है कि जिस चुनाव में जनता सीधे मतदान न करे, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि, यानी जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जब किसी का चुनाव करते हैं तो इस व्यवस्था को हम लोग कहते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव। तो भारत में जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है और ये चुनाव किसके द्वारा होता है? जो चुने हुए जनता के प्रतिनिधि हैं, जो लोकसभा के सदस्य हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं और विधानसभा के सदस्य हैं। तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के जो 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 इलेक्टेड मेंबर हैं, जो चुन करके आए हैं, वही लोग राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, मनोनीत सदस्य नहीं करते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव में मनोनीत सदस्य पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए गए हैं या राज्यपाल के द्वारा जो मनोनीत किए गए हैं, वो लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। तो भारत के चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं। और चूंकि भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है तो ये भारत कैसा राष्ट्र कहलाएगा? गणतंत्र राष्ट्र कहलाएगा। ब्रिटेन गणतंत्र नहीं है, लेकिन अमेरिका गणतंत्र है, क्योंकि वहां के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ब्रिटेन में राजशाही व्यवस्था है, लेकिन ब्रिटेन की संसद का चुनाव होता है। ब्रिटेन की सरकार चुन के आती है, लेकिन वहां के जो राष्ट्र के अध्यक्ष हैं, जो महारानी हैं, वो वंश परंपरा से आज भी हैं। तो ब्रिटेन रिपब्लिक नहीं है, भारत रिपब्लिक है। भारत डेमोक्रेटिक है। जिस देश की सरकार का चुनाव हो वो देश